हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मोनोटोनिसिटी या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट था अपने पास में सेकंड पार्ट मोनोटोनिसिटी, या फिर बात करें अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो भाई, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसका होगा? फंक्शन की बात करेंगे अपन कि कोई फंक्शन क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। देखो नाम से पता पड़ रहा है अपन को कि इंक्रीजिंग का मतलब ये रहा होगा कि जैसे जैसे मैं उसका x का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे उस फंक्शन का वैल्यू या फिर y का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये हो जाएगा। और इसका रिवर्स हो जाए कि अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ x को, लेकिन जो y है अपना वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में ये बन जाएगा अपने पास में डिक्रीजिंग। तो देखो अपन इसको पहले ग्राफिकली देखते हैं और उसके बाद में अपन इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। तो देखो जैसे मान लेता हूँ मैं पहला इंक्रीजिंग की बात कर लेता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन दे रखा है और उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या है अपने पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। वो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये फंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो कैसे, जैसे जैसे मैं राइट साइड में जा रहा हूँ एक्स को इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देखते जाओ तो यानी कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे अपन एक ग्राफिकल तरीके से इसको देख सकते हैं। इसको चेक करने के क्या तरीके हैं, जैसे मैं इसमें ऐसा बोलूँ कि जैसे सपोज़ करो कि यहाँ कहीं पे मैंने जनरली एक कोई पॉइंट ले लिया x1 और यहाँ कहीं पे मैंने क्या ले लिया, कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया x2, x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 ले लिया। मैं ज़रूरी नहीं यहीं पे लूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया x2 और ये मान लेते अपन कहीं पे x3 मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन को पता पड़ रहा है क्या कि x2 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे x1 है। और इन x1 और x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, x1 पे होगा f ऑफ x1 एंड x2 पे होगा f ऑफ x2। तो इसी रेशियो में देखो अपने पास में क्या आ रहा है, f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 भी आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू देखो, ये हाइट ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो एफ ऑफ एक्स2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स1 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि उसी करेस्पॉन्ड में x के करेस्पॉन्ड में क्या कर रहा है, y भी हो रहा है। यानी कि x बड़ा है तो उसके फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, बड़ा आ रहा है इस वाले केस में, ठीक है। या फिर मैं जैसे मान लो x2 और x3 में कंपैरिजन करूँ तो x3 क्या है, x2 से बड़ा है और x3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, x2 पे फंक्शन के वैल्यू से ज़्यादा है। यानी कि जैसे जैसे अपन x को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अगर फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मेरे को ग्राफ से ऐसा चेक करना हो तो मैं ऐसा चेक कर सकता हूँ कि x2 ग्रेटर देन x1 और f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दोनों वाला लेस देन वाला केस, कि जैसे अपन ने बोला कि x1 जो है वो लेस देन ऑफ x2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। एक ही बात है यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिखूँ या फिर ऐसा लिखूँ। यानी कि इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करे और डिक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ करे फंक्शन का वैल्यू, तो वहाँ पे वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसकी नेक्स्ट बात अगर मैं करना चाहूँ, ये तो मैं बोल देता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू से अपन चेक कर सकते हैं। दूसरी बात एक ऐसा भी होता है कि अगर ये कोई भी एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब देखो ये अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे रियल नंबर में ही दे, हो सकता है उसके डोमेन में बोल सकता है, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर अपन को इंटरवल दे सकता है। तो ये जो सारी की सारी कहानी है ना, वो उसके जो भी गिवन है या डोमेन है वो पूरे के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं एक वैल्यू के लिए ले रहे हैं अपन। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ x1 और x2 बिलोंग्स टू, मैं इसको बोल देता हूँ आई यहाँ पे इंटीजर नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एक गिवन इंटरवल हो सकता है। गिवन इंटरवल का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई अपन को देगा, वो बोल सकता है डोमेन के बारे में, और नहीं बोल रखा तो अंडरस्टूड है कि डोमेन में अपन को देखना है। तो आई से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक कोई भी आई इंटरवल को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई क्या कर रहा है, इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। ऐसे ही एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन गिवन इंटरवल, सारी वैल्यू के लिए होना चाहिए। अब देखो एफ डैश एक्स अपन को क्या बताता है, एफ डैश एक्स अपन को बताता है, जैसे अगर कर्व की बात करें अपन, उस कर्व पे एफ डैश एक्स बताता है कि एक जनरल पॉइंट पे ड्रॉ करी गई टेंजेंट के स्लोप को बताता है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर तुम इसमें कहीं पे भी ड्रॉ करके देखोगे तो देख लो, एक कोई भी टेंजेंट जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, तो अपन क्या करते हैं, इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, थीटा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पे tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर अपने पास में वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑब्टूज बनाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें अपन कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में कि भाई स्लोप को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी, tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसमें मैं ज्योमेट्रिकली बात करना चाहूँ तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट एट ईच पॉइंट of the curve make acute angle with positive x-axis or parallel to the x-axis। पैरेलल का मतलब क्यों लिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 किसका होता है, या तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है उन सब का स्लोप 0 होगा, क्योंकि अपन ने बात करी हुई है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, तो उसका पैरेलल लाइन्स का भी स्लोप कितना होगा, 0 होगा। और अगर अपन ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आ गया कि tan थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है अपन को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल। इसका मतलब अपन ने बोला कि टेंजेंट या तो क्या करेगी, एक्यूट एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या फिर क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। उस केस में ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब अपन ने बोला ईच पॉइंट का मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे x की बात कर ली, वो कहीं पे भी हो सकता है। पूरे के पूरे x के लिए बात कर ले अपन ने, जिस भी इंटरवल में वो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो इसके 3 अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं अपन। या तो मैं ऐसा चेक कर सकता हूँ, दूसरा अपन डेरिवेटिव के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। सबका मतलब क्या है, एक ही मतलब है इस केस में कि फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अपने पास में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये हो सकता है कि कहीं पे वो जो स्लोप है एफ डैश एक्स अपन निकालते हैं वो 0 भी हो सकता है, यानी कि कहीं पे क्या हो सकता है, उस पर मैं टेंजेंट भी पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक कोई टेंजेंट में कहीं पर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि देखो इंक्रीज़ किया लेकिन कहीं पे आके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कहीं पे कांस्टेंट बन रहा होगा। तो इंक्रीजिंग में तो क्या होता है कि किसी वैल्यू पे वो हो सकता है कि वो कांस्टेंट भी हो जाए, यानी कि थोड़े देर के लिए वो क्या हो जाए, हो सकता है वो कांस्टेंट हो जाए, या एक पॉइंट पे जाके वो कहीं पे कांस्टेंट हो जाए। लेकिन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये होगा कि वो कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली बोल दिया इसका मतलब वो हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। इंक्रीजिंग रेट कम ज़्यादा हो सकती है कि पहले मान लो इस रेशियो में वो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन अब कम में कर रहा है, वो चलेगा। लेकिन क्या कर रहा है, वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे इसका कर्व बात करें, जैसे अपन कि मान लेता हूँ कि कोई कर्व ऐसा दे रखा है, अपन ऐसा कोई कर्व दे रखा है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे मान लिए ये x1 ले लिया और ये x2 ले लिया अपन, है वही पहला तरीका, तो x2 ग्रेटर देन x1 है यहाँ पे, और f ऑफ x2 भी क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ x1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो और क्या हो सकता है, अगर डेरिवेटिव की बात करूँ मैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। वो के वो पॉइंट इसमें लिख देना कि एक गिवन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। और तीन क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व मेक acute angle with positive x axis। अब यहाँ पे क्या होगा, वो पैरेलल वाला केस नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू वाला हटा दिया अपन ने ये केस में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लो अपने पास में कोई कर्व है e टू दी पावर ऐसा बनता है, जैसे इस टाइप का बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हर एक वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पे मैं इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ कि कहीं पे कांस्टेंट होगा वो। तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, अगर एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। इंक्रीजिंग में सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और स्ट्रिक्टली लगा दिया मतलब इक्वल टू हटा देना अपन को, सिर्फ एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, बात करते हैं अपन डिक्रीजिंग है अपने पास में डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में वही अपन ने बोला कि अगर x को मैं इंक्रीज करता जाऊं और y क्या होता जाए, डिक्रीज होता जाए। इसका मतलब देखो यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं राइट साइड में जा रहा हूँ x तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y देखो इसका हाइट कम होता जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, अपने पास में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ओनली डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो कहीं पे जाके ये कांस्टेंट भी हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो रहा है, यानी कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके मतलब एफ डैश एक्स इसके अंदर क्या आएगा, अपने पास में इक्वल टू का साइन भी आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो। जैसे मान लो सपोज करो मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, इसका मैं अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखता हूँ, या यहाँ पे देख लो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज़्यादा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अपने पास में नेगेटिव आएगा। और टेन थीटा क्या बताता है अपन को, स्लोप बताता है, यानी कि एफ डैश एक्स को बताता है। तो एफ डैश एक्स इस केस में क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, जिंग में क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर वही बात करें, अगर मैं x1 और x2 के बेस की बात करूँ, अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ कहीं पे ये x1 है और यहाँ कहीं पे मान लेते अपन x2 है, तो देखो x2 क्या है, ग्रेटर देन है x1 से। लेकिन फंक्शन का वैल्यू देखो f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन है यहाँ पे f ऑफ x2, उसके करस्पॉन्ड में नहीं हो रहा अपने पास में। इधर देखो x2 आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, x1 आ रहा है अपने पास में। तो x2 ग्रेटर देन x1 हो और इसका उल्टा हो जाए कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 बन जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर अपन डेरिवेटिव के फॉर्म में बात करें तो इसमें एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम किसी भी कर्व पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेना, वो हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा। और इंक्रीजिंग में क्या बनाएगा, हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगा। पूरे के पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, गिवन इंटरवल फॉर ऑल एक्स, यही बात इसके लिए भी होगी। पॉइंट की बात करता हूँ मैं, टेंजेंट
एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व makes obtuse angle with positive x-axis or parallel to the x-axis। भाई जब भी ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग की बात करेगा तब अपन इक्वल टू वाला साइन भी लगाएंगे, यानी कि टेंजेंट क्या हो सकती है, ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकती है इस केस में, या फिर पैरेलल भी हो सकती है, तो उस केस में इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो कहानी सारी सेम यही रहेगी, बस ये इक्वल टू वाला साइन है। डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे मान लेता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपने पास में कोई एक कर्व दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, उसका जो ग्राफ है वो कैसा है, मान लेता हूँ कि मैं ऐसा वाला कोई ग्राफ है अपने पास। अब देखो इसमें जैसे जैसे मैं राइट साइड में जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन देखो वाई जो इसका हाइट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली होता जा रहा है। मैं कहीं पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो इस वाले केस में भी क्या बन जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x1 ले लिया और यहाँ पे x2 ले लिया, तो अपन को पता है कि x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यानी कि इस केस के लिए अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। देखो स्ट्रिक्टली और या तो मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो अपन ग्राफ से तो तभी बता सकते हैं। ग्राफ अगर अपन को दे रखा है तो कहीं पे देख लो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फिर ओनली डिक्रीजिंग होगा, और अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर उसमें स्ट्रिक्टली लग जाएगा। अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में बात करें तो उसका डेरिवेटिव अगर ओनली अपने पास में लेस देन 0 आ रहा है तो वो स्ट्रिक्टली बन जाएगा, और कहीं पे इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग बन जाएगा। सेकंड केस वही एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा फॉर गिवन इंटरवल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तीसरी वही बात आ जाएगी अपने पास में क्या, कि टेंजेंट जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, उसके अंदर इक्वलिटी वाली चीज़ नहीं आएगी। तो टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे भी इस पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे, कोई सा भी एक पॉइंट लेके देख लो, सपोज करो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इसका देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल देखोगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज। यहाँ कहीं पर ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे भी देखो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पर देखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो ग्राफिकल तरीके से तो अपन टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ओनली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक, अब इसमें एक कहानी ये आती है कि मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, की मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है, तो फंक्शन मोनोटोनिक तब होता है या तो वो सिर्फ क्या हो, इंक्रीजिंग ही हो रहा हो, या फिर सिर्फ वो क्या हो रहा हो, डिक्रीजिंग ही हो रहा हो, उसमें स्ट्रिक्टली भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग भी है और कहीं पे क्या है, डिक्रीजिंग भी है, तो फिर उस फंक्शन को अपन मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। हो सकता है अपन को कोई क्वेश्चन दे दे, फंक्शन दे दे और बोल दे कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, तो अपन उसमें चेक करेंगे, अगर ओनली वो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिक हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ओनली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन रहा है तो फिर वो मोनोटोनिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है। जैसे सपोज करो कि कोई कर्व ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, यानी कि एक गिवन इंटरवल में या कोई
अपने पास में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो फिर उस फंक्शन को अपन मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। उसको मोनोटोनिक बोलने के लिए अपन को उसको एक फिक्स इंटरवल में बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये मोनोटोनिक है और यहाँ से यहाँ तक ये मोनोटोनिक। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। उसमें मैं नोट में लिखा रहा हूँ। इसमें देखो पहला पॉइंट है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन डोमेन। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग भी होगा और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। जैसे भाई जीरो होता है, जीरो को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, नेगेटिव भी बोल सकता हूँ। तो जो एफ डैश एक्स का जो साइन आएगा वो जीरो आ गया, ना तो वो क्या है पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, लेकिन मैं पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, उसको नेगेटिव भी बोल सकता हूँ। इसलिए अपन देखो इंक्रीजिंग में भी उसको क्या लेते हैं, इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, और डिक्रीजिंग में भी उसको क्या ले रहे हैं, इक्वल टू जीरो। जब इंक्रीजिंग में ले रहे हैं तो वहाँ पर जब कॉन्स्टेंट हो रहा है वो तो एज ए इंक्रीजिंग की तरह काम कर रहा है, और जब डिक्रीजिंग में ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एज ए डिक्रीजिंग की तरह काम कर रहा है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा डोमेन में कहीं पे अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो जैसे जैसे वो इंक्रीजिंग होगा वैसे ही वो उसको क्या होगा, उसका डिक्रीजिंग भी होगा। तो पहला ये कहना चाह रहा है कि इंक्रीजिंग भी होगा कांस्टेंट और डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं अपन। सेकंड है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ इट इज़ इंक्रीजिंग इन डोमेन। मैंने अभी पहले बताया था कि अगर मान लो अपन को कोई इंटरवल नहीं दे रखा है और अगर अपन को उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है तो फंक्शन अगर अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है तो उसको अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे, और अगर ऐसे ही फंक्शन क्या है डोमेन में डिक्रीजिंग है तो वी से दैट एफ इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। पर डिक्रीजिंग बोलो या मोनोटोनिकली बोलो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलो। तो अगर डोमेन में इंक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे, और डोमेन में अगर डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। थर्ड पॉइंट है, एफ इज सेड टू बी ए मोनोटोनिक फंक्शन इफ़ ईदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैंने बताया कि कोई फंक्शन जो होगा वो मोनोटोनिक तभी होगा या तो वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो, डिक्रीजिंग हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि एफ फंक्शन में इंक्रीज ऑन एन इंटरवल विदाउट हैविंग अ डेरिवेटिव डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का मान लो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग कर सकता है पर उस फंक्शन को। कैसे, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 अपन को दे रखा है यहाँ पे। अगर इसकी ग्राफिकली बात करें तो ये इसका ग्राफ ऐसा आता है, यानी कि अगर मैं जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो क्या आ रहा है अपने पास में, एक वर्टिकल लाइन आ रहा है, यानी कि इसका स्लोप क्या बन रहा है अपने पास में, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है अपने पास में, ज़ीरो होता है। या फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो कि एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास में, 1/3 एक्स की पावर 1/3 - 1 यानी कि -2/3। इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये बनेगा 1/3 एक्स की पावर 2/3। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ तो ये 1/3 और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 बन गया, इसका मतलब इन्फिनिटी आ गया। तो इसका डेरिवेटिव तो इस 0 पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन क्या है अपने पास में, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव डिफाइन होगा तब भी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। सेम यही बात मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर फंक्शन मान लो कि ज़रूरी नहीं कि अपने पास में कंटिन्यूस ही हो, यानी कि अपन बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस हो। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो भी वो क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। बात करता हूँ मैं 5। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट। मैंने बोला कि फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए। देखो जैसे ये कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन का ग्राफ दे रखा है ऐसा, ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ऊपर गया है, यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये देखो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद भी क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन क्या है अपने पास में, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ग्राफ से देख सकते हैं इंक्रीज़ कर रहा है, या तुम एफ डैश एक्स से देख सकते हो इसमें।
ऐसा ही देखो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से ये टूटा और यहाँ से फिर से ये डिक्रीज़ करने लग गया। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि अपन भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स तो डिफ़ाइन होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन डिफ़ाइन यानी कि उसका क्या होगा, अपने पास में डेरिवेटिव डिफ़ाइन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। और ऐसे ही कंटिन्यूटी के लिए हो सकता है कि कंटिन्यूस हो या ना हो, फिर भी वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डोमेन द फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों साथ में हो रहा है। दोनों साथ में मतलब एक गिवन इंटरवल में कहीं कुछ टाइम के लिए वो इंक्रीज़ कर रहा है और कुछ टाइम के लिए वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे साइन एक्स की बात करूँ मैं, साइन एक्स का करो कुछ ऐसा आता है अपने पास में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में बात करूँ, देखो 0 से पाई के बीच में ये हो जाएगा अपने पास में 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग और π/2 से पाई के बीच में क्या बन जाएगा, ये डिक्रीजिंग। ऐसा कोई भी इंटरवल ले सकता है पर ज़रूरी नहीं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये देखो इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। और यही बात अगर मैं 0 से π/2 के बीच में बात करूँ तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा, π/2 से पाई के बीच में बात करूँ तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की ओर। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ग्राफ से देख के बताना कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, या कौन सा मोनोटोनिक है, कौन सा नॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे अपन को बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि या फिर इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मोस्टली जो अपने पास में ग्राफ दे रखे हैं वो क्या है, डिसकंटिन्यूस दे रखा है। तो पहले की बात करता हूँ कि x इक्वल टू ए पे देखो पहले ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, इसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे इसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, और फिर x इक्वल टू ए के बाद में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहीं से मालूम पड़ रहा है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज डिक्रीज और फिर इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है और फिर इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एम आई का मतलब है यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एम डी का मतलब है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। सेकंड में आओ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, फिर क्या कर रहा है ये यहाँ पे और फिर से ये इंक्रीज ही कर रहा है। देखो इंक्रीज़ कर रहा है ये यहाँ तक, इस वैल्यू पे भी ये इंक्रीज़ ही कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का करो देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है और फिर उछाल मार के क्या कर गया, ये आगे भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये फंक्शन बन जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन जाएगा, जबकि ये कंटिन्यूस नहीं है लेकिन फिर भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन रहा है। इसमें देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया यहाँ पे फंक्शन का कुछ वैल्यू आया, ठीक है, और फिर से ये डिक्रीज़ होके क्या कर रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ पे भी ये इंक्रीज़ किया, लेकिन इसके बाद में देखो नीचे आके ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नीदर एम आई नॉर एम डी, ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, जबकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस भी है। इसका मतलब ये नहीं कि डिसकंटिन्यूस होगा तो ज़रूरी हो, वो तो अपन चेक करेंगे कि इसमें अगर इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। अगर दोनों साथ में हो रहा है तो फिर दोनों अपन नहीं मोनोटोनिक बोलेंगे नहीं उसको। यहाँ पे देखो भाई, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज़ कर रहा है, फिर ये आया, फिर यहाँ पे आके ये डिक्रीज़ किया, इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में ये डिक्रीज़ किया, फिर और डिक्रीज़ किया, और यहाँ से स्टार्ट होके भी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको अपन बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी बात करें तो ये कंटिन्यूसली ये देखो यहाँ तक डिक्रीज़ ही कर रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है और फिर आगे भी ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो x इक्वल टू ए पे ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अपना टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अबाउट अ पॉइंट एट x इक्वल टू ए।
इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, पूरे फंक्शन की बात कर रहे थे, उसके डोमेन के अंदर की। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन को पूछ ले कि ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो देखो तरीका तो वही होगा एफ डैश एक्स वाला। लेकिन इस केस में अपन को पहले ये देखना पड़ेगा कि लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तभी अपन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन बता पाएंगे। पहली बात, इफ़ एफ डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। वही जैसे एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, वैसे ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो ए पे पूछ रहा है तो एफ डैश ऑफ ए, यानी कि ए पे डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ एफ डैश इज लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि अगर एफ डैश ए का वैल्यू यानी कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब हो जाएगी, अगर मान लो कि एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाए। तो थर्ड पॉइंट है, इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0 देन एग्जामिन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऑन द लेफ्ट नेबरहुड एंड द राइट नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए। जैसे लिमिट निकालते हैं ना अपन लेफ्ट में और राइट में, तो अपन क्या करेंगे, अगर एफ डैश ए का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। क्योंकि अगर अपन को देखना पड़ेगा ना, अगर वो इंक्रीजिंग रहा होगा, जैसे इससे पहले अपन ने एक पॉइंट देखा था कि अपन क्या बोलेंगे, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 आ जाता है यानी कि कांस्टेंट फंक्शन बनता है तो वो एज वेल एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ऐसे वाले पॉइंट पे आ जाए अपने पास में कि एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो अपन को उसके लेफ़्ट में और उसके राइट में, यानी कि लेफ़्ट के पड़ोस में क्या हो रहा है और राइट के पड़ोस में क्या हो रहा है, वो अपन को चेक करना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट में एंड उस पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में एफ डैश एक्स का साइन दोनों तरफ पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेफ़्ट में एंड राइट में दोनों तरफ अगर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ऑन बोथ नेबरहुड्स देन एफ इज इंक्रीजिंग। दोनों पे पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। इफ़ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव ऑन बोथ नेबरहुड्स देन एफ इज डिक्रीजिंग। अगर दोनों पे नेगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग। इफ़ एफ डैश एक्स हैव अपोजिट साइंस ऑन दीज नेबरहुड्स देन एफ इज नॉन मोनोटोनिक एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि लेफ़्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, या लेफ़्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन आ जाएगा, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे अगर अपन बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। तो अगर अपन को मोनोटोनिसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेक करना हो, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अपन इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये दो केस बन रहे हैं तो सीधा सीधा ये वो तो पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग, लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग बन जाएगा। अगर 0 होता है तो फिर अपन को ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये फंक्शन अपन किसके लिए कर रहे हैं, अगर ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या फिर मैं इसको नोट में एक और लिखवा देता हूँ कि ये फंक्शन या फिर ये जो मेथड है ना वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब ये क्या हो, फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन को चेक करने की ज़रूरत है तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो एक मेथड है होगा वो सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पे। अबव मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फंक्शन दोज आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। सारे पे अपन को कंटिन्यूस हो ये ज़रूरी नहीं देखना अपन को, जिस पॉइंट पे वो पूछ रहा है उस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो देखो इस बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। लेट एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है अपन को x³ माइनस 3x प्लस 2 एग्जामिन द मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो देखो अपन निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बन जाएगा 3x² माइनस 3 प्लस ये 0, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x² माइनस 1। अब अपन को चेक करना है एफ डैश 0 पे। तो एफ डैश 0 पे कितना आ जाएगा, 3 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा -3, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। मोनोटोनिकली क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। कहाँ पे, 0 पे। एफ डैश 1 की बात कर लेते हैं तो 1 पे चेक करूँगा तो ये बनेगा 1 - 1 और ये क्या बन जाएगा 0।
अब ये 0 है तो अपन को चेक करना पड़ेगा इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में, यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूँ एफ डैश ऑफ 1 माइनस मतलब 1 से अगर छोटा आ रहा है अपने पास में, तो देखो 1 से अगर मैं छोटी वैल्यू पुट करूँगा इसमें तो 1 से छोटा का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटे में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश 1 माइनस कितना आएगा अपने पास में, नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरा एफ डैश 1 प्लस की बात कर लेता हूँ कि 1 से अगर मैं थोड़ा बड़ा पुट करता हूँ 1.00 समथिंग जो भी, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़े में से मैं अगर 1 लेस करूँगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव। तो ये एफ डैश 1 प्लस जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा। अब देखो अपन ने बोला कि नेबरहुड पॉइंट्स पे अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है दोनों तरफ तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर अपोजिट साइन के आगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तीसरा क्या दे रखा है अपन को, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो एफ डैश ऑफ 2 पे क्या बन जाएगा, ये 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 1 कितना 3 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 9 आएगा। तो एफ डैश 2 कितना आ जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन को पूछ रहा होगा तो अपन ऐसे चेक कर लेंगे। आज अपन ने देखो बात करी है सिर्फ मोनोटोनिसिटी अपन कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, या डेरिवेटिव्स अपन कैसे चेक कर सकते हैं। और कुछ एक मैंने पॉइंट्स भी लिखाए हैं, उन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से स्टडी करना, उनको ध्यान में रखना जब तुम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो उन चीज़ों को। लास्ट में अपन ने देखा कि किसी पॉइंट पे अपन कैसे चेक करते हैं। इस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।